अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील्स एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ये और इस तरह की जितनी और वीडियोज़ आएँ सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम जिस प्रोडक्ट का एक्सपर्ट रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं, ये पूजो 2008 है। इसको पूजो भी कहते हैं, पीजो भी कहते हैं। 2016 में पाकिस्तान में जो नई ऑटो पॉलिसी आई थी, उसके तहत पाकिस्तान में 13 कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लिए थे, जिसमें कोरियन प्लेयर्स, चाइनीज़ प्लेयर भी शामिल थे। बट ये पैरा यूरोपियन प्लेयर है जो कि पाकिस्तानी मार्केट में आया है, और लकी मोटर कॉर्पोरेशन जो है उसको पाकिस्तान में लेके आए हैं। इससे पहले वो पाकिस्तान में किया क्यों भी लेकर आ चुके हैं। और आज का जो रिव्यू है वो 2008 के बारे में है। 2008 इसका मॉडल नंबर है, अक्सर लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं ईयर से। सो ये गाड़ी पाकिस्तान में जनवरी 2022 में लॉन्च की गई थी। अब हम इस गाड़ी का रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। अगर आप गाड़ी की फ्रंट लुक को देखें तो फ्रंट लुक जो है बड़ी बल्की सी और बड़ी जो कहते हैं ना एग्रेसिव लुक है, जिसमें गाड़ी की जो ग्रिल है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। ग्रिल के सेंटर में आपको जो है पूजो का मोनोग्राम नजर आएगा, और ग्रिल जो है उसके अंदर भी आपको क्रोम की लाइनिंग नजर आएगी जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेट की फॉर्म में है। इससे पहले इससे मिलती जुलती ग्रिल आप जो है एमजी में भी देख चुके हैं, और उसके पहले ग्लोरी 580 में भी देख चुके हैं। अगर आप गाड़ी की फ्रंट की डिस्टिंक्टिव फीचर की बात करें तो उसके जो डीआरएल है वो 3 क्लॉ डिजाइन में है, मतलब जो एक शेर का एक पंजा होता है ये आपको वैसे लगेंगे। और अगर नीचे आप देखें ये डीआरएल ऐसे हैं जैसे कि शेर के दांत। एक कार्टून कैरेक्टर होता था कंग फू पांडा के अंदर जो कि विलन था, जो कि अडॉप्टेड था शिफू का, मुझे उसका नाम नहीं याद, बट मास्टर शिफू ने उसको अडॉप्ट किया हुआ था। उसकी भी शेप बेसिकली वो एक शेर था। तो ये मुझे जो गाड़ी का ओवरऑल पूरा फ्रंट है वो एक शेर का फेस लगता है, उसका पंजा, उसके दांत, और ये पूरी ओवरऑल लुक जो है वो एक शेर की जो शक्ल है उसकी जैसी देता है। अगर आप नीचे आ जाए तो आपको नीचे एक डिफाइनिंग किस्म की लाइन मिलेगी सिल्वर रंग की। यही लाइन गाड़ी के दरवाजों के साइड पे भी आपको मिलेगी, और उसके नीचे ब्लैक क्लैडिंग है। इसके अलावा गाड़ी की अगर आप हेडलाइट देखें तो उसमें मल्टी पॉइंट एलईडी जो लैंप्स मौजूद है, और उसकी इल्यूमिनेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो ओवरऑल अगर गाड़ी की फ्रंट लुक की बात करें तो बड़ी एग्रेसिव और बड़ी इंप्रेसिव लुक है। एक चीज़ की कमी महसूस होती है, अगर यहाँ पे फॉग लैंप दे दिए जाते तो वो भी बहुत अच्छा होता। बाकी पार्किंग सेंसर जो आपके यहाँ साइड पे भी हैं, फ्रंट पे भी हैं, बैक पे भी हैं, और मैं गाड़ी की ड्राइव के अंदर आपको उनकी यूजेबिलिटी बता दूंगा। इसके अलावा जो पियानो ब्लैक कलर है उसका जो गाड़ी के साथ बड़ा उसको कंट्रास्ट किया गया है। जिस भी मर्जी कलर की गाड़ी हो, इसकी ग्रिल जो है वो पियानो ब्लैक कलर में है। साइड व्यू मिरर, आपके जो रूफ का पैनल है वो पियानो ब्लैक कलर में है। इस तरह डोर ओपनर भी पियानो ब्लैक कलर में है। साइड प्रोफाइल पे अगर आप आ जाएं तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो गाड़ी के अंदर 2 कॉनिकल डिज़ाइन है, जो 2 कोन्स टाइप डिज़ाइन है, जो एक अगले दरवाजे पे है और एक पिछले दरवाजे से लेकर फेंडर तक जाता है। और ये बड़ी एक गाड़ी को डिस्टिंक्टिव एक फ्यूचरिस्टिक लुक देता है। साइड प्रोफाइल में और चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, ये ब्लैक क्लैडिंग है जो कि पूरी गाड़ी के साइड पे चल रही है। उसके ऊपर जिस तरह अगले बम्पर में एक सिल्वर लाइनिंग थी वो है, उसको आउटलाइन करी। व्हील्स गाड़ी के 17 इंच के हैं जो कि हाइपर और ब्लैक फिनिश के अंदर, अगेन पियानो ब्लैक और वो जो पूरी गाड़ी के अंदर कॉम्बिनेशन चल रहा है उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। टायर इसके ऊपर 17 इंच का है। साइड पे आ जाएं तो साइड व्यू मिरर जो है अगेन वो पियानो ब्लैक है, इसके अंदर एलईडी टर्न सिग्नल दिया गया है। बैक एंड की तरफ अगर आप आ जाएं तो गाड़ी का जो क्वार्टर ग्लास है उसके साथ साथ भी आपको पियानो ब्लैक कलर के उसका इस्तेमाल मिलेगा। रेयर एंड की तरफ आए जो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे वो इसके रेयर एलईडी लाइट्स हैं जो कि बहुत खूबसूरत है। उसमें आपको पूजो का एम्बलम भी मिल जाएगा, और लाइट्स की फॉर्मेशन भी बहुत खूबसूरत है। वही सिल्वर क्लैडिंग जो कि आपको राइट साइड पे मिली थी और फ्रंट पे मिली थी वो नजर आएगा। पार्किंग सेंसर है, उसके नीचे आपको फॉग लैंप्स मिल जाएंगे, और बम्पर के नीचे आपको डुअल एग्जॉस्ट नजर आएगा। एग्जॉस्ट की जो शेप है वो थोड़ी सी ऑफ है, मैंने देखा बाहर आने वाली गाड़ियों में ज़रा जो है ना इसका रेक्टेंगुलर शेप है। पूरी गाड़ी में हर चीज़ रेक्टेंगल है। अगर इसको भी ये गोल के बजाय रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर था। हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है, पूजो का लोगो है, पीछे वाइपर है। ओवरऑल जो गाड़ी की बैक लुक है वो भी फ्रंट की तरह बहुत एग्रेसिव है। और गाड़ी जो पूरी एक, अगर मैं कंप्लीट एक्सटीरियर की बात करूं तो मेरे ख्याल से गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा एक फ्यूचरिस्टिक किस्म की गाड़ी है और एक बड़ी मॉडर्न लुकिंग कार है। आगे बूट स्पेस देखते हैं। अपनी कैटेगरी के लिहाज से मेरे ख्याल से अगर इसको बी कैटेगरी में कहें या B+ कैटेगरी एसयूवी कहते हैं इसको, तो इसकी बूट स्पेस अपनी जो कैटेगरी है उसमें सबसे बड़ी है। 400 समथिंग लीटर्स का इसका जो है ना ये आपकी बूट है, और इसके अंदर स्पेस सेविंग जो स्पेयर व्हील भी दिया गया है, साथ टूल बॉक्सेज है नीचे। इसके अलावा यूरोपियन गाड़ी होने की वजह से आपको ये वार्निंग ट्रायंगल दी गई है। अगर आप सड़क पर कभी गाड़ी आपकी ख़राब हो जाए तो आप इसको खोल के ये वार्निंग ट्रायंगल बाहर सड़क पर लगा के, ताकि आने वाली ट्रैफिक को पता हो कि आपकी गाड़ी रुकी हुई है। ये जो बूट सेपरेटर है इसको आप निकाल के अपनी जो है ना स्पेस को ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने गाड़ी के अंदर सामान वगैरह कैरी करना है तो इसकी जो फ्रंट सीट है वो भी 60-40 स्प्लिट के साथ है। आप इसको भी आगे करके मज़ीद सामान जो है वो इसके अंदर रख सकते हैं, ये फ्लैट भी हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर लोडिंग कैपेसिटी आ जाती है। गाड़ी के अंदर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाड़ी के अंदर स्मार्ट की मौजूद है। आप इसको जेब में रख लेंगे तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर की वजह से जो ही आप गाड़ी के करीब जाएंगे गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी, और एक आवाज़ भी देती है जो मेरे ख्याल से कभी कभी सिक्योरिटी हैज़र्ड बन सकता है। लेकिन नॉनदलेस गाड़ी के अंदर एंट्री एग्जिट चेक कर लेते हैं। फ्रंट सीट के अंदर एंट्री एग्जिट मेरे ख्याल से ईजी है। थोड़ा जो हाइट है ना अगर किसी की ज़्यादा तो शायद उसको एंट्री में थोड़ा सा जो हेडरूम पे ना इशू हो। लेग रूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो फ्रंट दोनों सीटें जो हैं गाड़ी की वो 6 वे एडजस्टेबल हैं, बट मैनुअल है। इसकी हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप बैक को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह दोनों सीटें जो हैं वो मैनुअल हैं।
एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली, इस गाड़ी के अंदर जो क्लैडिंग लगी हुई है ब्लैक, ये आपके कपड़ों को भी प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे आम गाड़ी में गन लग जाता है, बट क्योंकि वो क्लैडिंग इसको कवर कर लेती है तो आपके कपड़े जो हैं वो भी गंदे होने से बचते हैं। रेयर सीट पे एंट्री एग्जिट चेक कर लेते हैं। अब मैंने अगली सीट को फुल अपने मुताबिक पीछे किया हुआ है, और अगेन एंट्री इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। जो हेड रूम है, अगेन जिस तरह मैंने आपको फ्रंट में बताया था, पीछे ऑल द मोर क्योंकि इसकी पैनोरामिक रूफ जो है ये भी यहाँ तक आती है पीछे, तो पीछे जो है हेड रूम थोड़ा कम है। बट अगर कोई बंदा 6 फुट तक का भी होगा तो बड़े आराम से बैठ सकता है। नी रूम कंसिडरेबल है, बिकॉज मैंने इसको भी फुल पीछे किया हुआ है और तब भी इसमें बहुत ज़्यादा जगह है। और इस गाड़ी के अंदर मैंने तकरीबन, हमारे दोस्त हैं बॉबी साहब जिनको मैंने सोनाटा के रिव्यू में आपको दिखाया था, ही 6'7", 6'8" उनकी हाइट है। वो, मैं, रज़ा सईद, अली रिजवी, ये तमाम लोग जो हैं 6+ हैं। मैं वाहिद आदमी जो 6 फुट से कम हूँ, बट हम 4 लोग इस गाड़ी में बैठ के आराम से ट्रैवल कर चुके हैं। पिछली सीट के ऊपर एक और चीज़ जिसकी कमी महसूस होती है वो सेंट्रल आर्मरेस्ट है। ना कोई आर्मरेस्ट है, ना ही सेंटर के अंदर आपको जो हेडरेस्ट मिलता है। तो पिछली सीट जो है वो 2 एडल्ट्स के लिए तो बहुत कंफर्टेबल है। जैसा मैंने आपको बताया कि तमाम 6 फुट से बड़े लोग मेरे साथ बैठ के इस गाड़ी में गए हैं। सीट की कुशनिंग भी अच्छी है। एक चीज़ जिसकी कमी पीछे महसूस होती है, ना यहाँ पे कोई USB का कोई डॉक दिया है पीछे, ना ही कोई AC के वेंट है। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे पीछे बैठ के आपको थोड़ा सा अनॉय करती है वो इसकी जो इंटीरियर की जो शेप है, यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत ऊपर जा रहा है, और जब आप इस दरवाजे को बंद कर लेंगे तो ये शीशा है, ये भी इस गाड़ी की शेप ऐसी है कि पूरा नीचे नहीं जाता। तो कोई लोग जो क्लास्ट्रोफोबिक हो शायद, उनके लिए थोड़ा सा जो है ना पीछे बैठ के उनको ऐसा लगे कैद है। लेकिन 4 एडल्ट्स के लिए ये गाड़ी लॉन्गर जर्नी के लिए बड़ी जो है ना मेरे ख्याल से एमिकेबल स्पेस प्रोवाइड करती है। और अपनी कैटेगरी में मेरे ख्याल से कोई ऐसी गाड़ी नहीं जिसके अंदर इतनी ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी मौजूद हो, जो कि कैटेगरी B या B+ सेगमेंट की क्रॉसओवर है। इसके अलावा अगर आपका 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बच्चे हैं और आप तीनों को गाड़ी में साथ ट्रैवल करना चाहते हैं और उनकी जो बेबी सीट है वो रखना चाहते हैं, तो इसके अंदर चाइल्ड आइसोफिक्स सीट एंकर जो हैं वो 3 की तादाद में मौजूद है, और यहाँ पे 3 बेबी सीट्स लग सकती हैं। ये जो इसकी एंट्री एग्जिट यहाँ पे है, शायद इसके अंदर एंट्री थोड़ी सी टेक्निकली आपको करनी पड़े बेबी सीट की, लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद है। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो गाड़ी का जो इंटीरियर है वो पहले लुक में, अगर मैं उसका एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ, फ्यूचरिस्टिक है बहुत ज़्यादा। वो एक सीरीज़ आती थी बैक टू फ्यूचर, उसमें दिखाते थे स्पेस शिप्स और इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि आप फ्यूचर में बैठ जाके किसी चीज़ में बैठ गए और आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक आइडिया है। तो अगर आप इसके इंटीरियर पूरे को देखें, इसके लेआउट को देखें, तो आपको ऐसा लगता है कि ये आज से ज़माने की जितनी भी हमारे पास अभी गाड़ियाँ आ रही हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा आगे की सोच के साथ बनाया गया है, या इसकी जो डिज़ाइनिंग है या जिसके जो फीचर हैं वो इतने बोल्ड हैं कि वो थोड़े एडवांस हैं। और इसमें बड़ा हेक्सागोन जो है ना उसको काफ़ी यूज़ किया गया है। इसके अगर स्टीयरिंग व्हील को देखें, इसके आप मीटर को देखें, इसके इंफोटेनमेंट को देखें, एसी की ग्रिल्स को देखें, इस पूरे एसी वाले वेंट्स को देखें, पूरी गाड़ी के अंदर जो मुझे इंस्पिरेशन लगता है ड्रॉ की गई है वो लैम्बोर्गिनी, हमने हरिकेन का एक किया था रिव्यू, तो उसके जो बटन शटन सारा जो ओवरऑल लेआउट है ना, और इसमें जो हेक्सागोन शेप का जो यूज़ है, उससे मुझे लगता है कि इसके अंदर जो इंस्पिरेशन ड्रॉ की गई है वो लैम्बोर्गिनी के साथ की गई है। सो ओवरऑल जो डैशबोर्ड है उसके अंदर अगर हम देखें तो 3 बेसिकली कलर का इस्तेमाल किया गया है। ये सॉफ्ट ग्रे प्लास्टिक है, उसको यूज़ किया गया है। इसके नीचे ये आपको कार्बन फाइबर फिनिश मिलेगी, देन ये एक सिल्वर SS शीट जिस तरह की कलर होता है सिल्वर का वो जा रहा है, और नीचे पियानो ब्लैक कलर है। और ये पूरी गाड़ी में आपको दरवाज़ों के अंदर भी ये रनिंग मिलेगा, ये रनिंग पैनल जो आ रहे हैं कार्बन फाइबर के, उसके नीचे पियानो ब्लैक, एंड देन देयर इज़ एन एम्बियंट लाइट। ये एम्बियंट लाइट इस टाइम आपको शायद नज़र आ जाए कैमरे के अंदर, तो ये एम्बियंट लाइट जो है सिर्फ दरवाज़ों में है। अगर यहाँ डैशबोर्ड के अंदर भी होती तो मज़ीद इसकी जो है ना वो खूबसूरती में इजाफा हो सकता था। मैं चेक कर रहा था ऑनलाइन जो बाहर आते हैं मॉडल, उसमें डैशबोर्ड में भी है, बल्कि यही स्ट्रिप्स आपके पिछले दरवाज़ों में भी जाती है। बट इसमें जो पाकिस्तान में आने वाले दोनों वेरिएंट हैं, इसके अंदर जो एक्टिव और एलोर 2 वेरिएंट है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट एलोर के अंदर ये है, एक्टिव में ये भी नहीं है, और ये सिंगल कलर है। बाकी जो स्टीयरिंग व्हील की शेप है ये बहुत नॉन कन्वेंशनल है, और अब हमने यहाँ पे डी शेप तो देखे थे, बट इसका जो नीचे से भी जो है फ्लैट है, ऊपर से भी फ्लैट है। और जो स्टीयरिंग है ये काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, इसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है, पावर स्टीयरिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। अभी गाड़ी खड़ी पे अगर आप इसको मूव कर रहे हैं तो बड़े आराम से, लो स्पीड पे बहुत हल्का है, लेकिन जब आप इसको हाईवे पे लेके जाते हैं या इसको स्पीड में चलाते हैं गाड़ी को, तो इसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, और ये थोड़ा जो है हार्ड हो जाता है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है। स्टीयरिंग जो है टेलीस्कोपिक है, आगे पीछे ऊपर नीचे दोनों होता है। एक चीज़ मसला है, अगर स्टीयरिंग आपने नीचे नहीं रखा और ऊपर रखा है तो आपका जो विजन है ये टोटली ब्लॉक कर देगा आपके मीटर को, जो कि मेरे ख्याल से गलत चीज़ है। बट ये इसके साथ आपको गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है जो इसको ऊपर रखता होगा उसका कद भी जो है वो फिर मेरे से बड़ा होगा, और वो जब 6 फुट के ऊपर होगा तो यहाँ से आ जाएगा, जब वो ऊपर आएगा तो शायद उसका विजन ठीक रहे। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं इसको सबसे नीचे रखता हूँ तो ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये मेरा विजन ब्लॉक करता है। इसके अलावा अगर हम इसके मीटर की बात करें, जो इसका मीटर है इसको आई कॉकपिट का नाम दिया गया। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। जब आप गाड़ी को ऑन करते हैं तो इसके ऊपर एक मैसेज भी लिखा आता है आई कॉकपिट का। इसकी जो यूनिकनेस है वो ये है कि मेरा ख्याल है मैंने नहीं इससे पहले भी किसी भी आने वाली गाड़ी में इस लेवल की जो इसकी एनिमेशंस और 3D जो है ना वो है मीटर के अंदर किसी में भी देखा, सिर्फ इस गाड़ी के अंदर है। सर्विस ओवर ड्यू हो गई है 200 किलोमीटर, इसलिए सर्विस का भी साइन आ गया।
जो इसकी पहली सर्विस है वो होने वाली है। अच्छा जी, अब इसके मीटर के अंदर मैं आपको अगर दिखा सकूँ, अब शायद अब आपको इस तरह वीडियो में इतना नज़र आए, पर इसके अंदर 3D की वजह से डिफरेंट जो है ना, डिफरेंट जगह पे आपको चीज़ें फ्लोटिंग नज़र आती हैं। यहाँ पे आपको राइट साइड पे गाड़ी का जो है इंजन टेम्परेचर है, यहाँ पे फ्यूल की रेंज है, यहाँ पे ये आपको स्टैटिस्टिक्स बता रही है कि आपका जो करंट ट्रिप है, ट्रिप 2 या ट्रिप 1 है, आपको चेक कर सकते हैं ओवरऑल ट्रिप की क्या माइलेज आ रही है। 1600 किलोमीटर चली है, 9.9 की इसने एवरेज दी है इस ट्रिप के ऊपर, और 31 एवरेज स्पीड थी। इसी तरह अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसके अंदर 3-4 व्यूज़ हैं। एक मिनिमम व्यू के नाम से है, जिसके अंदर आपको खाली जो है मीटर आ गया, फ्यूल रेंज आ गई और हीट की सुई आ गई, नो आरपीएम मीटर। अगर आप मेरी तरह ओल्ड स्कूल के आदमी और आपको आरपीएम मीटर चाहिए तो आप इसको इस पर डायल्स वाले उस पर लेके जाएंगे, तो इसमें आपको भी ये चेंज करके आरपीएम मीटर भी आ जाएगा, गेज भी आ जाएगी। तो इस तरह इसमें 3-4 सेटिंग है, जिसमें आप पर्सनल 1, पर्सनल 2 मिनिमम इसको सेटिंग में डाल सकते हैं। और इसको जो है ना, अगर आपने इसमें नेविगेट करना हो तो मुझे भी तकरीबन 1 से 2 दिन लग गए थे इसको समझने में कि इसको अगर हमने इसको चेंज करना है। यहाँ पे आपको एक सेटिंग ये भी है कि आपको ऑडियो का दिखाती है। पर्सनल 1 में अगर मैं जाऊँ तो इसमें ये जो इसकी सेटिंग्स हैं, इनको अगर आपने चेंज करना है, क्योंकि इसमें 1, 2, 3 लेवल की सेटिंग है, तो वो किस बटन से होनी है। मैंने इधर से भी ट्राई किया, इधर से भी किया, फाइनली मुझे पता ये लगा कि जो इसका वाइपर का बटन जो है, लिवर है, इसके साइड पे एक बटन है, इसको आप दबाएंगे तो आप इसमें नेविगेट कर सकते हैं। और इसी को अगर आप दबा के रखेंगे तो आप इसको ट्रिप मीटर को भी रीसेट कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको आपको ये करके दिखा दिया। सो बेसिकली मीटर जो है ये बहुत खूबसूरत है, 3D मीटर है। इसकी जो शेप है ये भी यहाँ पे इसे हॉलो है। अगेन जो मैंने आपको बताया था, गाड़ी पूरी के अंदर जो एक लुक है, एक जो फील है, वो बहुत फ्यूचरिस्टिक है। सो ये उसका हिस्सा है। अगर आप सेंटर कंसोल की बात कर लें, यहाँ पे जो स्विचेस हैं ये अगेन बड़े, जिस तरह होता है ना कि आपके कॉकपिट स्टाइल के स्विचेस हैं, इनको आप यूँ क्लिक करेंगे, एक क्लिक के ऊपर से ये चलते और बंद होते हैं। और इसके यहाँ पे जो लाइट है वो सिग्निफाई करती है कि वो स्विच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहीं पे लॉक अनलॉक का बटन भी है। एसी को अगर आपने मैक्सिमम स्पीड पे लेके जाना है, ऑफ़ करना है, फ्रेश एयर ऑन करनी है, वो है। हैज़र्ड का बटन है। इसके अलावा ये सारा जो आपने एसी का कंट्रोल है वो आपके इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही वॉल्यूम का बटन भी है। ये मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं अक्सर जगह पे एक बात करता होता हूँ कि गाड़ियों के अंदर टच स्क्रीन के साथ साथ ये जो वॉल्यूम का बटन है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। सो ये इस दर दिया गया, अच्छी बात है। अगेन अगर आप इसकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जो इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, ये 7 इंच की है। मीटर 10 इंच की TFT थी, ये 7 इंच का है। इसके अंदर भी आपके म्यूज़िक की सेटिंग्स हैं, आपके पास इसकी एसी की सेटिंग है, सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है इस गाड़ी के अंदर। तो एसी के जो फ़ैन है उसकी स्पीड आप यहाँ से तेज़ भी कर सकते हैं, हल्की भी कर सकते हैं। इसी तरह सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, मैंने आपको बताया, तो आप इसका टेम्परेचर जो है 14 तक जाता है मिनिमम, इसको सेट कर सकते हैं। इसी तरह आप इसकी जो थ्रो है उसको सेट कर सकते हैं कि आपने किस फंक्शन पर लेके जाना है, या इसको ऑटो पे भी लेके जा सकते हैं क्लाइमेट कंट्रोल के ऊपर। इस टाइम एम्बिएंट टेम्परेचर आप देख लें बाहर 43 है, और गाड़ी के अंदर हम बैठे हुए हैं, रोज़े के साथ हैं, गर्मी है, लेकिन फिर भी एसी जो है वो अच्छा है। एसी की मुझे कूलिंग से थोड़ा सा इतराज़ इसलिए है कि एसी की आवाज़ अगर इसको मैं मैक्स पे करूँगा आएगी बहुत ज़्यादा, थ्रो इतनी नहीं है जितनी आवाज़ आती है। सो ये एसी मैक्स पे मैंने कर दिया है, बट ये नहीं मैं कह रहा कि आपको यानी एसी की एफिशिएंसी कम है। मुझे लगता है कि आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा है। इसको आपने आहिस्ता करना हो तो आप इसको यहाँ से आहिस्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्क्रीन के अंदर और बहुत से फंक्शन हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ राइट पे देखें, फ़ोन का फंक्शन है, ये इसका मेन फंक्शन है, इसको आप फ़ोन अपनी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। और गाड़ी की बहुत सी सेटिंग्स ऐसी हैं जिसमें इसके कन्वीनियंट के फंक्शन है, इसके आपको जो है ना यूज़ेबिलिटी के फंक्शन है, वो आप इससे चेक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प, पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप उसके ट्रैक्शन कंट्रोल को देख सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा व्हीकल्स की बहुत सी सेटिंग्स हैं जिसमें हेडलाइट की सेटिंग है, सेफ्टी, कम्फर्ट। तो नीज़ ये कि ये जो इसका हेड यूनिट है ये मेरा ख्याल है गाड़ी के साथ बहुत सिंक्रोनाइज्ड है। अभी हमने लेटेस्ट काफ़ी गाड़ियों के अंदर ये बात की थी कि हमें फील ये होता था कि गाड़ी और इसका जो हेड यूनिट है वो शायद दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट इसके अंदर इसकी जो सिंक्रोनाइजेशन है मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी है। साथ ही इसके क्लॉक है, आपको बाहर का टेम्परेचर बता रहा है, और डिफरेंट सेटिंग भी जो गाड़ी की है वो आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे आ जाएं तो कंसोल के अंदर यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, आप 1-2 मोबाइल भी रख सकते हैं। बाहर आने वाले मॉडल्स में यहाँ पे वायरलेस चार्जर है, उसका कवर है। पाकिस्तान में जो ये वेरिएंट दे रहे हैं टॉप ऑफ द लाइन, इसमें वायरलेस चार्जर नहीं है और यहाँ पे कोई कवर भी नहीं है, बट यहाँ पे फिर भी 2 फ़ोन या अपने बटवा वगैरह रखना काफ़ी ज़्यादा इसकी जगह है। यहाँ पे कनेक्टिविटी चार्जर वगैरह का जो पुराने ज़माने स्टाइल का चार्जर कनेक्टिविटी है वो है। यहाँ पे 2 आपको USB जो है वो मिल जाते हैं कनेक्टिविटी के लिए डॉक्स, एक USB चार्जिंग के लिए, और एक जो है आपका एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कार प्ले जो इस गाड़ी के हेड यूनिट के साथ कनेक्ट हो जाता है विद वायर, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। अगेन पाकिस्तान में आने वाली काफ़ी गाड़ियों के अंदर ये दोनों फीचर अभी मिसिंग है, बट इस गाड़ी के अंदर ये फीचर मौजूद है। नीचे गियर स्टिक आ जाती है, 6 स्पीड गियर बॉक्स है गाड़ी के अंदर ट्रिप्टॉनिक के साथ, और साइड पे इसके ये पियानो ब्लैक का जो है फिनिश फिर दिया गया है।
यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक मिल गई और नीचे ही जो मोड सेलेक्टर का बटन है, गाड़ी के 3 मोड है, एक इसमें इको है, एक नॉर्मल है और एक स्पोर्ट है। जो आप इस मोड के बटन को दबाएंगे तो आपको मीटर के अंदर भी शो हो जाएगा कि आप किस मोड में, अभी मैं इको के अंदर हूँ। इससे फिर मैं दोबारा नीचे करूँगा तो ये नॉर्मल पे आ जाएगा और इसी तरह और नीचे करूँगा तो ये इसको स्पोर्ट्स मोड पे ले जाएगा। साइड पे आपके पास आर्मरेस्ट के अंदर जो स्टोरेज स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और दरवाज़ों के अंदर भी आपके पास कप होल्डर हैं। इस तरह जो दरवाज़ों के हैंडल हैं उनके ऊपर भी पियानो ब्लैक जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया गया है। सीट जो ड्राइविंग सीट है ये 6 वे एडजस्टेबल है मैनुअल, ये 4 वे है। इसके ऊपर जो आर्टिफिशियल लेदर, इसको फॉल लेदर भी बोलते हैं, वो है और बड़ी स्मूथ है। बड़ी जो अगर सीट की हम कुशनिंग की बात करें ना तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। सो ये इसके ओवरऑल इंटीरियर के बारे में ऑप्शंस हैं। पैनोरामिक सनरूफ है। सनरूफ का जो कवर होता है इसका वो मैनुअल है। मुझे ये बात पसंद आई। अगेन मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मैं ओल्ड स्कूल का आदमी हूँ। मुझे जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह की ज़्यादा होती है ना, मुझे तंग करती हैं कि कल को अगर ये इसका जो है ना, ज़्यादा मेरा अपना तजर्बा ये है जर्मन गाड़ियों में भी और दूसरी गाड़ियों में भी कि जो पैनोरामिक रूफ का कवर है ना वो ओवर टाइम ख़राब हो जाता है और जब वो कवर ख़राब होता है तो फिर उसकी रिपेयर के लिए बड़े मसले होते हैं। तो ये इन्होंने इसको मैनुअल कवर दिया है, अच्छी बात है। पैनोरामिक सनरूफ जो है वो साइज़ तो काफ़ी बड़ी है लेकिन खुलती है यहाँ तक ही है। तो पिछले मेरा ख्याल है जो पिछले पैसेंजर हैं उनके ऊपर ये रूफ नहीं आती। और अगर आप इसको कंपेयर करें मार्केट में दूसरी प्रोडक्ट से, अगर आप किया स्पोर्टेज को देखें, टूसॉ को देखें, हालांकि वो इस लीग में नहीं है, ये B+ सेगमेंट की गाड़ी है, वो C सेगमेंट की हैं SUVs, मगर फिर भी अगर आप पैसेंजर कैपेसिटी से, मैंने आपको बताया, इसका टेस्ट करके भी बताया कि पैसेंजर कैपेसिटी के लिहाज से मेरे ख्याल से B सेगमेंट या B+ सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी सबसे ज़्यादा स्पेशियस है। अब हम चलते हैं इसकी ड्राइव की तरफ। ड्राइव से पहले मैं आपको इसके रिवर्स कैमरे का भी बता दूं। इसके अंदर रिवर्स कैमरा जो है विद गाइडिंग लाइन मौजूद है। अब ये देखें आप, और ये स्टैटिक नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है कि गाइडिंग लाइन जो है मूव भी कर रही है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप गाड़ी कहीं पार्क कर रहे हो, ख़ासतौर पर लेट्स से अगर मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ, अभी अगर मैं इसको पार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये गाइडिंग लाइन जो है वो मुझे बताती है कि अगर लेट्स से मैं देखें इधर जा रहा हूँ तो ये हमर के अंदर लगेगी। अगर मैं इसको यहाँ से टर्न कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे पार्क करेगी और अगर मैं इसको सीधा लेके जाऊँगा तो ये सही है। बट इसके अंदर जो एक और चीज़ है, जब आप ये राइट वाली विंडो देख रहे होंगे कि इसमें ये 360 तो नहीं है लेकिन एक 3D व्यू है रिवर्स का। जब आप इसको बहुत ज़्यादा करीब लेके जाएंगे ना किसी भी ऑब्स्टेकल के तो ये सिंगल से डबल उस विंडो में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन इसका जो रियर व्यू है ये कोई खास हेल्प नहीं कर रहा है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा ये पोल है। अब ये देखें ये जिसका व्यू आ गया ना इस वाला 3D व्यू, जो ये बड़ा ब्लर सा है, मुझे पता नहीं लग रहा है कि पोल खड़ा है कि नहीं खड़ा, ये इसको लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। बट थैंक्स टू द पार्किंग सेंसर, गाड़ी में पार्किंग सेंसर आगे पीछे दोनों मौजूद हैं। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से स्टैंडर्ड व्यू है, 180 डिग्री व्यू है। जी 180 वाला व्यू तो और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। सो मेरे ख्याल से अगर इसको स्टैंडर्ड व्यू पे रखें तो बेहतर है। और साथ साथ मैं ये बता दूं कि इसका जो हेड यूनिट है इसकी कनेक्टिविटी बहुत आसान है, इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके अंदर 6 स्पीकर मौजूद हैं। फ़ोन की क्वालिटी भी ठीक है, अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो यहाँ पे इसकी माइक्रोफोन और स्पीकर मौजूद हैं, बिल्कुल बेहतरीन है, कोई इशू नहीं होता। रात के टाइम सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा जो है ना ब्लैकआउट होता है, इसमें कोई लाइट्स नहीं है। बाकी सनरूफ जो है इसका जो बटन है ये भी ऑटो है, चारों शीशे जो हैं ये भी ऑटो फंक्शन के साथ हैं और इसमें कोई कंप्लेन नहीं है। बाकी अब हम चलते हैं ड्राइविंग की तरफ और आपको बताते हैं कि ड्राइविंग में हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो ड्राइव की तरफ चलते हैं। गाड़ी की ड्राइव जो है बहुत स्मूथ और कंफर्टेबल है। इसका जो इंजन है वो 1200 सीसी टर्बो है जिसके अंदर 130 हॉर्स पावर है और 230 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। ये तो कहने के फिगर्स हो गए। मैं हमेशा कहता हूँ कि कहने के फिगर्स और रट्टा लगाने वाले और होते हैं और प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके आपको पता चलता है कि गाड़ी में कितनी जान है। और अपनी लीग की गाड़ियों में भी अगर देखा जाएगा, अगर हम इसको B या B+ सेगमेंट या इनफैक्ट जो है ना C कैटेगरी की जो क्रॉसओवर या SUV है उनसे भी कंपेयर करें तो ये उनसे भी तेज़ है। दूसरा मैंने आपको इसके जैसा बताया था कि इसका जो पावर स्टीयरिंग है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इसको चलाने के लिए भी जो इसके नॉन कन्वेंशनल शेप है, थोड़ी शुरू में ना थोड़ा अजीब सा लगा था मुझे भी चलाते हुए कि ये पता नहीं क्या है, ये डिफरेंट सा लग रहा है, बिकॉज आम आपको सर्कुलर स्टीयरिंग व्हील की आदत होती है। लेकिन एक बड़े मज़े की और फन ड्राइव है इस गाड़ी की। हमारे यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ आई, मैंने आपको इंट्रो में बताया कि पहले जैपनीज़ गाड़ियाँ थी, अमेरिकन गाड़ियाँ थी, जैपनीज़ आई, फिर कोरियन गाड़ियाँ आना शुरू हुई, चाइनीज़ गाड़ियाँ आना शुरू हुई। लेकिन पाकिस्तान में अगर मैं कोई यूरोपियन ब्रांड तो ये मेरा ख्याल है पहला यूरोपियन ब्रांड है। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है या इस ब्रांड की जो एक जो कहते हैं ना पर्सनैलिटी है, वो उस गाड़ी के अंदर बैठ के आपको पता लगता है वाकई कि भाई यूरोपियन गाड़ी जो है वो क्या होती है। और जो इसका टर्बो है वो भी बड़ा टाइमली रिस्पॉन्स देता है, आपको कहीं भी ये गाड़ी फील नहीं कराती कि ये लैग करती है। एक चीज़, क्योंकि ये गाड़ी जो है ये 3 सिलेंडर है तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप आइडलिंग पे खड़े हैं, गाड़ी को किसी सिग्नल पे खड़े हैं या ख़ास तौर पे आप गाड़ी को मोड़ हैं और उसके इंजन पे जोर पड़ता है तो ऐसे लगता है कि गाड़ी के अंदर जो है ना वाइब्रेशन थोड़ी ज़्यादा है। ये इनहेरेंटली तमाम 3 सिलेंडर वाली गाड़ियों के साथ होता है और इसमें भी है। अभी ये गाड़ी नई है, कम है, शायद पुरानी होने के साथ ये जो है ना ज़्यादा होता है, जो कि थोड़ा सा अनॉय करता है।
सस्पेंशन की अगर हम बात करें, सस्पेंशन और जो रोड के ऊपर की स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो रोड ग्रिप बेहतरीन है, कहीं गाड़ी के अंदर कोई बॉडी रोल नहीं आता, कहीं ऐसे आपको नहीं लगता कि गाड़ी जो है आपके कॉर्नर पे, मैंने इसको काफ़ी स्पीड के ऊपर भी इनफैक्ट इसको टर्न करके देखा है, तो कहीं ऐसे नहीं है कि गाड़ी जो है अपने आप को छोड़ती है। सस्पेंशन बहुत स्मूथ है, खड्डों के ऊपर भी जो इसका रिस्पांस है वो अच्छा है। कभी कभी जो जंप्स हैं उन पे थोड़ा जो इसका रिस्पांस है मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है ना इससे बेहतर सॉफ्ट हो सकता था, बट अगर वो ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो फिर स्टेबिलिटी जो है वो गाड़ी की कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो उस लिहाज से ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस इज़ नॉट एन इशू, हम आपके लिए इसका जो है ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट कर भी देंगे। स्पीड ब्रेकर के ऊपर 5 बंदे बिठा के भी आप गुजारें तो गाड़ी नहीं लगती, उसका जो है एम्पल जो है ग्राउंड क्लियरेंस है क्रॉस ओवर SUV होने की वजह से। बाकी एक फ्रंट व्हील गाड़ी है, इसकी जो मतलब ऑफ रोड कैपेबिलिटी ना इसमें है, ना कंपनी क्लेम करती है, और बड़ी मॉडर्न एक गाड़ी है उस लिहाज से। अगर आपने इसको शहर पे इस्तेमाल करना है, आपने इसके ऑप्शंस को एंजॉय करना है, आपने इसकी ड्राइव को एंजॉय करना है, तो मेरे ख्याल से एक छोटे से पैकेट के अंदर बेहतरीन मज़ा जिसे अगर आप कह सकते हैं ना, तो वो दिया गया है। अगर हम गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर 6 एयरबैग हैं, इसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, इसके अंदर ऑटो हेडलैम्प्स हैं, इसके अंदर क्रूज कंट्रोल है और लेन असिस्ट है। लेन असिस्ट इसका बड़ा इफेक्टिव है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। और ना सिर्फ ये कि इसके अंदर 6 हैं, जो इसका बेस वेरिएंट है जिसको एक्टिव बोलते हैं, उसके अंदर भी 4 जो है एयरबैग हैं। मैं यहाँ पे आपको डिफरेंसेस भी बता देता हूँ वैसे बेसिक और जो एलोर और एक्टिव के। सो जो एलोर है और एक्टिव के जो डिफरेंसेस हैं, इसके अंदर 3D मीटर आता है, उसमें सादा मीटर आता है। इसमें जो है आर्टिफिशियल या फॉल लेदर है, उसके अंदर फैब्रिक सीटें हैं। इसके अंदर लेन असिस्ट है, उसके अंदर लेन असिस्ट नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर नहीं है, क्रूज कंट्रोल नहीं है, सनरूफ जो पैनोरामिक है वो नहीं है, और एयरबैग इसके अंदर 6 हैं, उसके अंदर 4 हैं। और ये जो है मेजर डिफरेंस है। बाकी उसकी हेडलाइट्स के अंदर जो इसके अंदर DRL और जो LED फंक्शन है उसका भी मेरा ख्याल है थोड़ा डिफरेंस है। ये मोटे मोटे फंक्शन जो मुझे इसके डिफरेंसेस याद हैं एक्टिव और एलोर में। और अगर प्राइस वाइज देखा जाए तो मेरे ख्याल से जो इसके दोनों वेरिएंट में से मुझे से कोई पूछे कि वैल्यू टू मनी वाइज कौन सा लेना चाहिए, तो मेरा हमेशा मशवरा एलोर के लिए होगा, बिकॉज इसके अंदर जो इसका मीटर है, इसके सेफ्टी फंक्शन हैं, वो ही मेरा ख्याल है इस गाड़ी की जो मेन जिस्ट है। और अगर आपको इस गाड़ी का जो एक कहते हैं ना एक यूरोपियन गार्ड का मज़ा एंजॉय करना है और उसके तमाम फीचर्स को एंजॉय करना है, तो वन शुड गो फॉर एलोर रादर देन द एक्टिव वेरिएंट। ओवरऑल जो गाड़ी के इंटीरियर और एक्सटीरियर के जो स्टाइलिंग के नंबर हैं वो मेरे ख्याल से पूरे हैं। बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। बाहर का शोर जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि गाड़ी के अंदर जो लोकली मेड गाड़ियाँ थी उनके अंदर जो साउंड प्रूफिंग है वो इतनी अच्छी नहीं होती थी, बट इस गाड़ी के अंदर अगर अभी हम बैठे हुए हैं और दोपहर में लाहौर शहर का रश है, सड़क पर हर तरफ गाड़ियाँ गुजर रही हैं, बट इसके अंदर इतना ज़्यादा शोर नहीं आता, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। हम आपके लिए इसका 0 to 100 चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि 0 to 100 कितने टाइम में करती है। 30 60 अच्छा, इस गाड़ी के अंदर 3-4 चीज़ें जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसमें बैठ के कि यूरोपियन है। इसके जो कंट्रोल्स हैं वो ऑपोजिट साइड पे हैं, इंडिकेटर इस साइड पे है, वाइपर इस साइड पे है। इसका बोनट जो है वो लेफ्ट वाले आपका जो पैसेंजर सीट है उसके पास पाँव में उसके खोलने की जगह है। और इसकी जो फिनिश क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। रिट्रैक्टेबल मिरर है, मिरर का जो बटन है उसको समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन अब मैंने उस पर मास्टर कर लिया है। इसके अलावा अगर आप स्टोरेज स्पेस की बात करें, यहाँ पे 2 कप होल्डर हैं, एक ज़रा डीप है, एक कम डीप है। दरवाज़ों में मैंने आपको पहले ही बताया था कि कप होल्डर्स हैं। और अब हम इसको रिंग रोड के ऊपर ले जाके आपको यो इसके जो फंक्शन है सेफ्टी वाले वो भी आपको करके दिखाते हैं कि इसका जो लेन कीप है वो कैसे काम करता है, क्रूज़ कैसे काम करता है। सो सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, जो लेन कीप जितनी भी नई गाड़ियों में आ रहा है इनके अंदर जो है रडार है जो बेसिकली कैमरा के थ्रू ऑपरेट करता है। इसका भी यहाँ पे है, सिविक का भी मैंने आपको बताया था, बट उसके लिए आपके लेन की मार्किंग जो है ना वो होना बिल्कुल ज़रूरी है। और ये कहीं भी नहीं, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो बड़ा क्लियरली बताते हैं कि वो एक आपकी ड्राइविंग एड ज़रूर है, आप 100% उस पर रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज हादसे की ज़रूरत में आप जो है फिर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो मैं आप लोगों को सबको ये बात हमेशा बताता हूँ और बताता भी रहूँगा और रीट्रेड भी करता रहूँगा कि इनको अपनी जो है ना जितने भी इस तरह की ऑप्शन हैं उनको अपनी आप जो है ना कहते हैं ईजीनेस के लिए इस्तेमाल ज़रूर कर लें, बट उन पर 100% रिलाई ना करें। अब इसका जो क्रूज़ कंट्रोल है मैं आपको सबसे पहले वो सिखाता हूँ। इसका क्रूज़ कंट्रोल का जो लेवर है वो स्टीयरिंग पे कहीं नहीं, स्टीयरिंग पे आपको सिर्फ वॉल्यूम के कंट्रोल मिलेंगे और आप जो इसके मीटर के अंदर नेविगेट कर सकते हैं। क्रूज़ कंट्रोल का लेवर आपको लेफ्ट पे नज़र आएगा, विजिबल नहीं होगा जब आप गाड़ी चला रहे हैं। एक और इसमें ये मसला है, ऊपर का बटन उसका है वो लिमिट कर देगा स्पीड को, आप दबाएंगे तो स्पीड लिमिट हो जाएगी। अगर आप उसका नीचे वाला बटन दबाएंगे तो वो क्रूज़ कंट्रोल का है। अब वो क्रूज़ कंट्रोल जो है उसको आपने अप्लाई करने के लिए नीचे की तरफ करके उस लेवर को खींच दिया और इसकी बैक साइड पे बटन है उसको दबाया तो क्रूज़ कंट्रोल लग गया। अब उसको मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ बटन को तो वो पॉजिटिव हो रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है। क्रूज़ कंट्रोल इस टाइम पे आपके पास 99 का जो आ रहा है।
अब ये साथ उसकी 80 लिखा आ रहा है, ये उसने लास्ट जो रोड साइन था जब हम सड़क पे चढ़े थे उससे पहले 80 की स्पीड लिमिट थी वो उठाया। अभी आगे रोड साइन आएगा 100 का, तो ये उसको उठा लेगा। और अभी आपको ये बता रहा है कि आपका जो क्रूज़ है 99 का, वो रोड लिमिट जो दी हुई है 80 की उससे ऊपर पे जा रहा है। तो इसलिए ये भी इस गाड़ी के अंदर एक स्मार्ट फंक्शन मौजूद है। नॉट दैट कि मैं कोई खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ, अभी आपके सामने आ गया दोबारा, क्योंकि वो रोड साइन पुराना था। अभी रोड साइन की जगह अभी एम्प्टी आ रहा है। जो ही कोई नया रोड साइन आएगा ये उसको रीड कर लेगी। और अभी मैंने 99 पे क्रूज़ लगाया हुआ है जो कि उसकी लिमिट के अंदर है, 100 की इस रिंग रोड के ऊपर लिमिट है। तो ये अभी आपको जब वो आएगा तो रोड साइन भी साथ दिखा देगी। इसका लेन कीप का फंक्शन वैसे काम करेगा। लेट्स से कि अभी आप गाड़ी अपने ध्यान में जा रहे हैं और आप गलती से इस लेन से गाड़ी को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप को खुद मोड़ रही है। मैंने स्टीयरिंग को छोड़ा हुआ है, बिल्कुल छोड़ा हुआ है, ये अपने आप को खुद मोड़ रही है। लेकिन अभी ज़्यादा देर करेगी नहीं, उसके अंदर लिखा आ जाएगा होल्ड द स्टीयरिंग। मैंने अब स्टीयरिंग को पकड़ लिया। सो ये एडवाइजेबल नहीं, मैं आप लोगों को सिर्फ खाली डेमो करके दिखा रहा हूँ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, एक लो स्पीड के अंदर और ऐसे टाइम पे जब ट्रैफिक नहीं है। लेकिन फंक्शन जो है मैंने आपको बताया, और इसको अगर आप सेटिंग में चेंज भी कर लेंगे तो ये आपको सेटिंग के अंदर भी एक ऐसी सेटिंग है जिसमें अगर आप ड्राइविंग पे जाएंगे तो आपके सामने स्क्रीन बड़ी सी बनी आनी जाएगी जिस पे आपकी गाड़ी आ रही होगी और आपका जो लेन है वो आ रही होगी। सो आपके राइट साइड वाली लेन ग्रीन है, लेफ्ट वाली भी ग्रीन है। जब मैं उस लेन से बाहर निकलने की कोशिश करूँगा या इस तरफ को जा रहा हूँ तो ये देखें ऑरेंज हो गई और उसने एकदम साइन आया और उसने मुझे वापस इधर की तरफ मूव किया। सो इसको लेन कीप बोलते हैं। इसी तरह अब आगे अगर मोड़ आएगा, ये पीछे लेफ्ट पे गाड़ी ओवरटेक कर रही नहीं लगी है तो ये आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर नज़र आ रहा होगा कि मुझे ब्लाइंड स्पॉट पे गाड़ी थी तो एकदम उसने लाल लाइट ऑन की है। अब मैं ये लेन इंडिकेटर दे के चेंज कर रहा हूँ तो आप देखेंगे स्क्रीन के अंदर कोई मसला नहीं आया। जब मैं इंडिकेटर के बगैर अपनी लेन चेंज करने की कोशिश करूँगा, लेट्स से मैं दोबारा इधर को आता हूँ कि मैं लेट्स से सो गया हूँ या मैं भूल गया हूँ, ये देखें गाड़ी ने कहा है कि होल्ड स्टीयरिंग भी क्या और उसने वापस लेके आया। या मैं अगर इसको लेके जाने की कोशिश करता हूँ स्टीयरिंग होल्ड करके तब भी वो वापस लेके आ रही है। सो ये इसका लेन जो कीप फंक्शन है। इसके अलावा इसके जो यहाँ पे सीट बेल्ट की वार्निंग है आपके पैसेंजर की, रेयर पैसेंजर की, वो सारी तमाम यहाँ पे छत में आ जाती हैं अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई। हिल स्टार्ट असिस्ट है इस गाड़ी के अंदर। सो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो कम्प्लीटली लोडेड कार है। अब आ जाते हैं गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी की तरफ। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है बिकॉज आजकल फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और हमारे मार्केट में आने वाली कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शन थी बट उनका ओनली नेगेटिव जो है वो उसकी फ्यूल इकोनॉमी थी। इस गाड़ी का मैं देख रहा था जो फ्यूल इकोनॉमी के जो नंबर्स थे और उनकी जो डिस्कशन हो रही थी, नंबर्स के बारे में बात हो रही थी, जो मैं इसका वॉक अराउंड भी देखता पार्क व्हील्स का, तो कंपनी की जो क्लेम एवरेज थी वो थी तकरीबन, वो कहते हैं जी शहर के अंदर ये गाड़ी करती है 13 की एवरेज और लॉन्ग पे करती है 16 की एवरेज। मेरी जो कैलकुलेशन है जिसमें मैंने इसको चलाया है, शहर के अंदर अगर आप इसको बहुत प्यार से चलाते हैं, लाइट फुटेड चलाते हैं तो ये आपको 12 से 12.5 की एवरेज देगी शहर के अंदर। और अगर आप इसको पुश करके चलाएंगे, अगेन एवरेज डिपेंड्स ऑन आप किस तरह गाड़ी को चलाते हैं, तो ये आपको तकरीबन 10 की एवरेज देगी, 10 से 10.5 11 पे भी पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप प्यार से चलाएंगे तो 12.5 तक चली जाती है। इसी तरह अगर आप लॉन्ग की बात करेंगे तो लॉन्ग के ऊपर ये गाड़ी जो है आपको फ्यूल एवरेज देती है। अगर आप इसको 120 की स्पीड पर चलाएँ, क्रूज़ कंट्रोल लगाएं और बहुत ज़्यादा हैवी एक्सेलरेशन ना दें तो ये तकरीबन 14.7 से 15 तक चली जाती है। और अगर आप इसको ज़रा पुश करके चलाएंगे तो तकरीबन 13.5 के करीब भी पहुंच जाती है। गाड़ी की पिक बहुत अच्छी है। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि गाड़ी जो है टर्बो इसका बड़ा टाइम पे पुल इन करता है और बड़ी अच्छी इसकी एक्सेलरेशन है। और डिफरेंट मोड्स के अंदर भी मैंने वैसे चला के देखा है, इको, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, इवन इको में भी इसकी पिक बहुत अच्छी है। मुझे कभी भी इसको स्पोर्ट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। स्पोर्ट पे जब मैंने करके देखा था टेस्टिंग के लिए तो ये होता है कि उसकी रेव लिमिट को वो हायर पे सेट कर देता है और जो गियर चेंज है वो लेट हो जाता है। ये अगर जब आप देखेंगे ना, जब इसको रेव कर रहा हूँ तो नैगिंग साउंड नहीं आप इसको कह सकते, लेकिन इसके इंजन की आवाज़ बिल्कुल ना, अगर सुजुकी कल्टस का आपने इंजन को कभी चलाया हो या बहुत ज़्यादा खींचा तो वैसी आती है। बाकी मुझे कोई इस गाड़ी की इंजन की से एक्सेलरेशन से कोई कंप्लेन नहीं है। टर्बो भी स्पूल टाइम पे करता है और लॉन्ग टर्म इसकी वायबिलिटी जो है वो 2-3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी कि इनका सर्विस नेटवर्क कैसा है, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी होती है। क्योंकि इससे पहले लकी मोटर कॉर्पोरेशन जो पाकिस्तान में किया को सक्सेसफुली लॉन्च कर चुके हैं और किया की डीलरशिप पूरे पाकिस्तान में है। जो आपके पास पूजो है, इसकी जो डीलरशिप है ये भी अभी आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो रही है। अभी मेरा ख्याल है 8 से तकरीबन 12 के दरमियान की डीलरशिप बन गई हैं। और सर्विस नेटवर्क जो है वो भी अगर आप इस टाइम पे पूजो लेते हैं तो आप किया के जो सर्विस नेटवर्क है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइस की अगर बात करें तो ये गाड़ी 5850 की इसकी जो प्राइस है इस टाइम पे है, टॉप ऑफ द लाइन जो लोअर मॉडल है इसकी। और ये भी लॉन्च हुआ था तब ये अगर हम देखें तो उस टाइम पे ये स्पोर्टेज जो 200 से महंगी थी, उसके बाद उनकी प्राइसेस बढ़ी हैं, इसकी नहीं बढ़ी। अगर साइज़ वाइज हम बात करें तो ये गाड़ी कम्पीट करती है बी सेगमेंट जो है आपकी क्रॉसओवर एसयूवी, जिसके अंदर स्टॉनिक है, MG ZS है, या फिर अभी आजकल एक नई आने लगी है टीगो 4, वो भी लॉन्च हो रही है, उससे कम्पीट करेगी। प्राइस वाइज उन सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगेन मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि अगर हम इसको ये देखें कि
गाड़ियों की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो उस पर गाड़ी हमेशा नहीं बिकती, गाड़ी हमेशा बिकती है अपनी ब्रांड वैल्यू के ऊपर। अगेन पूजो जो है वो एक यूरोपियन ब्रांड है और यूरोपियन ब्रांड की वजह से इस गाड़ी की जो प्राइस है वो भी एट अ प्रीमियम है एज़ कम्पेयर टू द क्लास जिसके अंदर है। अब मार्केट के अंदर यूज़र इस प्राइस को कैसे रिसीव करेगा ये तकरीबन आने वाले एक डेढ़ साल के अंदर में क्लियर हो जाएगा कि इस नंबर के अंदर ये गाड़ियाँ बिकती हैं। तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ अगर आपने गाड़ी लेनी है और आप उसकी प्राइस के बारे में रिसर्च कर रहे हो तो पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन में जाएँ, वहाँ पे अपनी मर्जी की गाड़ी उसका ट्रिम सेलेक्ट करें, अपने रिस्पेक्टिव सिटी को सिलेक्ट करें तो और हमारा जो ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर है वो आपको एग्जैक्ट प्राइस बता देगा कि वो गाड़ी आपको विद रजिस्ट्रेशन अपने शहर में कितने की पड़ेगी। ये था आज का रिव्यू, आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदे के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।